माय नेम इज़ हिमांशु पल और आप सब देख रहे हैं मुझे अपनी केमिस्ट्री क्लास में। तो आज हम लेके आए हैं जेईई और नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिससे हर बार सवाल आते हैं। उस टॉपिक का नाम है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? दोज आइसोमर विच इज अराइज ड्यू टू फ्री रोटेशन नोन एज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। यानी कि वो आइसोमर्स जो कि फ्री रोटेशन की वजह से आइसोमर्स बनते हैं, उन आइसोमर्स को क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। अच्छा, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को जितनी एनर्जी चाहिए होती है रोटेशन के लिए वो अवेलेबल होती है एट ए रूम टेम्परेचर। और अगर मैं इथेन मॉलिक्यूल की बात करूं तो वो होती है 3.104 किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा, इनको हम लोग रोटोमर्स भी बोलते हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये हमेशा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं और ये ट्रू आइसोमर्स नहीं कहलाते। अब जैसे अब यहां पर देखिए कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर मैंने क्या बताया कि ऐसे आइसोमर विच इज अराइज ड्यू टू फ्री रोटेशन। ठीक है, अब यहां पर इथेन मॉलिक्यूल को देखने के लिए 3 साइंटिस्ट आए। अलग अलग तरीका था इथेन मॉलिक्यूल को। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइड से देखा। कैसे देखा? साइड से देखा। और साइड से देखने पर जैसे मान लो पप्पी होता है, डॉगी, कुत्ते का पिल्ला, तो उसको हम लोग साइड से देखें तो उस प्रोजेक्शन को, जैसे ये साइड से देख रहे हैं तो इस प्रोजेक्शन को क्या बोला गया? सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, अब सामने से देखें तो अगर सामने से देखा गया तो उस प्रोजेक्शन को बोला गया न्यूमान प्रोजेक्शन। न्यूमान प्रोजेक्शन। तो न्यूमान प्रोजेक्शन में कैसे देखा गया था इथेन मॉलिक्यूल को? फ्रंट से। मतलब इस तरीके से इथेन मॉलिक्यूल है, SAH और SAH। जस्ट इसी के पीछे भी 2 मॉलिक्यूल्स और हैं। ठीक है, मतलब एक और मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन 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 अटैच है। मान लो कि इस तरीके से यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए न्यूमान प्रोजेक्शन ने फ्रंट कार्बन एटम को रिप्रेजेंट किया ऐसे। मान लो ये फ्रंट कार्बन एटम हो गया और ये बैक कार्बन एटम हो गया। तो न्यूमान ने फ्रंट कार्बन एटम को तो ऐसे डिनोट किया और बैक कार्बन एटम को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ये फ्रंट कार्बन एटम, ये बैक कार्बन एटम। ठीक है, ये फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक हो गया। ये फ्रंट कार्बन एटम और ये बैक कार्बन एटम। अच्छा, अब उसने कैसे बनाया? इस तरीके से। ये तो फ्रंट बना लिया और ये बनाया बैक, ये बनाया बैक। अब बैक के पीछे भी उसने बॉन्ड लगाया इस तरीके से। ठीक है, बैक के पीछे इस तरीके से बॉन्ड लगाए। ठीक है, ये फ्रंट कार्बन एटम, ये बैक कार्बन एटम। अब इन दोनों के बीच में ये जो एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं थीटा। और थीटा जो होता है उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? डायहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं? डायहेड्रल एंगल। देखिए मेरी बात को समझो। सॉ हॉर्स ने कैसे देखा था? डॉगी के पिल्ले को साइड से देखा। एक पप्पी उठाया, पप्पी को साइड से देख रहे हैं तो सॉ हॉर्स। ठीक है, सामने से देख रहे हैं तो न्यूमान। और भाई साहब टांग उठा के देख लो तो वो फिशर। फिशर की खैर अभी बात नहीं कर रहे। तो देखिए ये वाला जो एटम है ये फ्रंट कार्बन एटम और ये जो है एटम बैक कार्बन एटम से। ठीक है, अब न्यूमान ने इस तरीके का प्रोजेक्शन तैयार किया गया। अब जैसे ही हम रोटेशन करते हैं तो देखो, जब रोटेशन करेंगे तो मान लो कि इस तरीके से हमने फ्रंट कार्बन एटम लगाया। ठीक है, रोटेशन कर रहे हैं और रोटेशन विच इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। जैसे यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन इथेन का करके दिखा रहे हैं। जस्ट इसके पीछे यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या होगा? अभी इस समय थीटा कितना है? थीटा जो है वो 0 डिग्री है। अब मैक्सिमम हम क्या करेंगे? इसे दूर भेजेंगे। मैक्सिमम दूर कितने पे जाएगा? ये 60 डिग्री पे जाएगा।
कितने पे जाएगा, 60 डिग्री पे जाएगा। एच एच एच, ये बैक के, ये फ्रंट के। अब इनके बीच का थीटा कितना हो गया, थीटा अब इस समय हो गया 60 डिग्री। जब थीटा हमारा 0 डिग्री होता है, इस फॉर्म को बोला जाता है एक्लिप्स्ड। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म। और इस फॉर्म को बोला जाता है स्टैगर्ड फॉर्म। क्या बोला जाता है, स्टैगर्ड फॉर्म। एक्लिप्स और ये स्टैगर्ड, ये होती है एक्लिप्स्ड और ये होती है स्टैगर्ड। तो एक्लिप्स्ड स्टैगर्ड ये दो फॉर्म होती हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर ये फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और ये बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। जब एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है तो फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और बैक कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के बीच में एक रिपल्शन होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को हम लोग बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन। अब जैसे मैं यहां पर बात करूं, देखो मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है, देखिए पढ़िए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन एटम एंड बैक कार्बन हाइड्रोजन एटम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन एटम है और ये बैक कार्बन हाइड्रोजन एटम है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, उस रिपल्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। अब हमें पता है कि टॉर्शनल स्ट्रेन अगर इंक्रीज हुआ, टॉर्शनल स्ट्रेन अगर इंक्रीज हुआ तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे ही देखिए मैंने बोला इफ टॉर्शनल स्ट्रेन इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज एंड स्टेबिलिटी डिक्रीज। देखिए अब स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड में ज्यादा स्टेबल कौन, स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड में ज्यादा स्टेबल कौन, स्टैगर्ड। एनर्जी किसकी ज्यादा, एक्लिप्स्ड की ज्यादा। स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड में ज्यादा स्टेबल कौन, स्टैगर्ड। एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एक्लिप्स्ड की ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए आप मैक्सिमम रिपल्शन लगेगा और इसमें क्या हो जाएगा, रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि ये दूर हो गए ना। फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और बैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, ठीक है। तो जब आमने सामने होंगे तो रिपल्शन ज्यादा, जब दूर हो जाएंगे तो रिपल्शन कम। तो देखिए अगर मैं एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड में बात करूं तो इसकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। और रीजन क्या होता है, क्योंकि यहां पर टॉर्शनल स्ट्रेन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। अब अगर मैं स्टैगर्ड फॉर्म की बात करूं तो इसकी एनर्जी मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम। तो मतलब अगर मैं इथेन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो इथेन में दो फॉर्म बनी, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। अब फिर रोटेट होगा, फिर एक्लिप्स्ड आएगी, फिर स्टैगर्ड आएगा, एक्लिप्स्ड आएगी, स्टैगर्ड आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन जो होंगे वो होंगे बेटा इनफाइनाइट। कितने होंगे, इनफाइनाइट। टोटल नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन कितने होंगे, इनफाइनाइट होते हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स जो होंगे इथेन के वो कितने होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। तो एक्लिप्स्ड स्टैगर्ड की टोटल कितने कॉन्फॉर्मर बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे। कितने बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे। क्लियर है यहां तक। चलिए देखिए अब मैंने जैसे बताया कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन फ्रंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम एंड बैक कार्बन हाइड्रोजन एटम। इफ टॉर्शनल स्ट्रेन इज इंक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज, एनर्जी इंक्रीज। अच्छा, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल और केवल क्या चेंज होता है, डायहेड्रल एंगल चेंज होता है। केवल और केवल क्या चेंज होता है, डायहेड्रल एंगल चेंज होता है। क्लियर है। चलिए देखिए अब इस पे ग्राफिकली थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अगर हम ग्राफ के जरिए ये बना रहे हैं तो ये हो गई एनर्जी, ये हो गई अपनी एनर्जी, और
ये हो गया हमारा थीटा एंगल। तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा 60 डिग्री, यहाँ पर थीटा फिर 0 डिग्री, यहाँ थीटा फिर 60 डिग्री। तो क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मर्स बनते हैं ना, तो 0 डिग्री पे अगर आप देखो तो मैं ऐसे बना देता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ 0 पर और ये 60 के लिए इस पॉइंट पर होगा, फिर 60 पर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर 0 पर फिर यहाँ आएगा, फिर 60 पर, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, यहाँ एनर्जी कम स्टेबिलिटी मैक्सिमम, या ये सारी हमारी कौन सी फॉर्म कहलाएंगी, स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये स्टैगर्ड फॉर्म कहलाती हैं और ये एक्लिप्स्ड फॉर्म कहलाती है। अच्छा, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड के बीच में एक फॉर्म एग्जिस्ट करती है जिसको, मतलब बीच में एंगल में फॉर्म एग्जिस्ट करेगी जिसको बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। क्या बोलते हैं, स्क्यू फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू फॉर्म। चलिए अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर तो हमने सारी बातें कर ली। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक और रिपल्शन फोर्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं वैन डर वाल स्ट्रेन या स्टेरिक रिपल्शन। अब वैन डर वाल स्ट्रेन या स्टेरिक रिपल्शन, रिपल्शन बिटवीन टू बल्की ग्रुप, रिपल्शन बिटवीन टू बल्की ग्रुप, दो बल्की ग्रुप के बीच में जो रिपल्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वैन डर वाल स्ट्रेन या स्टेरिक रिपल्शन। दो बल्की ग्रुप के बीच में जो रिपल्शन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैन डर वाल स्ट्रेन या स्टेरिक रिपल्शन। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम लोग कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन करते हैं। कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, अब जैसे यहां पर कुछ फॉर्म बना रहा हूं, ये मैंने बनाया, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3 CH2 CH2 CH3, इसे बोलते हैं ब्यूटेन। अब यहाँ पर ये फ्रंट और ये बैक, ये फ्रंट कार्बन एटम हो गया और ये बैक कार्बन एटम हो गया। ठीक है, ये फ्रंट कार्बन एटम हो गया और ये बैक कार्बन एटम हो गया। अब बनाते हैं इस तरीके से, पहले ये बना लेते हैं छयों के छयों। स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड में ज़्यादा स्टेबल कौन, स्टैगर्ड। एनर्जी किसकी ज़्यादा, एक्लिप्स्ड की ज़्यादा। अब देखिए ये बैक में यहाँ पर एक CH3, फिर पीछे भी CH3, H H H H। अब देखिए, अब रोटेट करवाया तो पीछे वाले को रोटेट कराएंगे, पीछे वाला यहाँ CH3 पहुँच गया, बाकी ये HH2 वैसे ही है, ये भी HH वैसे ही है। अब देखिए ये फ्रंट वाला CH3, फ्रंट वाले HH जोड़ दिया। अब पीछे वाले को रोटेट करवाया था, पहले 60 पे हुआ, अब 120 पे हो गया, तो CH3 यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर H आएगा और यहाँ पर H आएगा। ये CH3 है, ये H है और ये H है। फिर रोटेट कराया, यहाँ से ये CH3 यहाँ पहुँच गया, H और H। ठीक है, ये CH3 है,
इसके पीछे यहाँ H है, ये CH3 यहाँ पहुँच गया, H और H और H। अब देखिए फिर और रोटेट कराया तो ये पीछे वाला CH3 यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। ये 6 फॉर्म में हम लोग देखेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को। देखिए अब यहाँ पर ये वाले जो ग्रुप होते हैं इसको कहते हैं बल्की ग्रुप। दो बल्की ग्रुप के बीच में जो रिपल्शन लगता है, दो बल्की ग्रुप के बीच में जो रिपल्शन लगता है उस रिपल्शन को कहते हैं स्टेरिक रिपल्शन या वैन वाल स्ट्रेन। रिपल्शन बिटवीन टू बल्की ग्रुप, दो बल्की ग्रुप के बीच में जो रिपल्शन लगता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, वैन वाल स्ट्रेन या स्टेरिक रिपल्शन। अब यहाँ पर आप देखो तो थीटा कितना है, थीटा 0 डिग्री, यहाँ थीटा 60 डिग्री, फिर यहाँ 0 डिग्री, यहाँ फिर थीटा 60 डिग्री हो गया, फिर थीटा 0 डिग्री, फिर थीटा 60 डिग्री। अच्छा इसके कॉन्फर्मर्स भी इनफाइनाइट ही होंगे, इसके भी कॉन्फर्मर इनफाइनाइट बनते जाएंगे, बार बार रिपीट होते जाएंगे। अब यहाँ पर मैं इनको नाम दे रहा हूँ, इसको नाम दिया मैंने E1, इसको नाम दिया E2, इसको नाम दिया E3, इसको नाम दिया E4, इसको नाम दिया E5 और इसको नाम दिया E6। अब हमें पता है कि स्टैगर्ड एक्लिप्स में ज़्यादा स्टेबल कौन, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। स्टेबिलिटी में अगर मैं देखूं तो स्टेबिलिटी स्टैगर्ड की ज़्यादा होती है, किससे, एक्लिप्स्ड से। स्टैगर्ड की ज़्यादा होती है किससे, एक्लिप्स्ड से। और अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, एक्लिप्स्ड की ज़्यादा होती है किससे, स्टैगर्ड से। एक्लिप्स्ड की ज़्यादा होती है किससे, स्टैगर्ड से। इसका मतलब थीटा जब 0 डिग्री होगा तो वो सारी एक्लिप्स्ड फॉर्म कहलाती है, और थीटा जब 60 डिग्री होता है तो वो स्टैगर्ड फॉर्म कहलाती है। इसका मतलब E1, E3 और E5 की एनर्जी ज़्यादा होगी E2, E4 एंड E6 से। देखिए ना, E1 में थीटा 0, E2 में थीटा 60, E1 में थीटा, वो E3 में थीटा 0, E4 में 60, फिर E5 में 0, फिर E6 में 60। तो इसका मतलब E1, E3, E5 की एनर्जी ज़्यादा है किससे, E2, E4, E6 से। अब देखिए इनमें तो लग रहा होता है, एक तो लग रहा होता है टॉर्शनल स्ट्रेन और दूसरा यहाँ पर बल्कि रिपल्शन हो रहा है। टॉर्शनल स्ट्रेन भी लग रहा है और बल्कि रिपल्शन भी हो रहा है। तो ऐसे एक्लिप्स्ड फॉर्म को कहते हैं परफेक्ट एक्लिप्स्ड। क्या कहेंगे, परफेक्ट एक्लिप्स्ड। अब यहां पर देखो ये टॉर्शनल स्ट्रेन तो लग रहा है, लेकिन यहां पर ये बल्कि और पीछे कौन है, हल्की। बल्कि और हल्की में कोई रिपल्शन नहीं होता, बल्कि हल्की में कोई रिपल्शन नहीं होता। तो यहां पर केवल और केवल टॉर्शनल स्ट्रेन लग रहा है। तो ऐसे एक्लिप्स्ड फॉर्म को बोलेंगे पार्शियल एक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे, पार्शियल एक्लिप्स्ड। मतलब ये पार्शियल एक्लिप्स्ड हो गया, ये परफेक्ट एक्लिप्स्ड हो गया, ये पार्शियल एक्लिप्स्ड हो गया, ये भी पार्शियल है। अब रिपल्शन किन में ज़्यादा है, परफेक्ट में ज़्यादा है पार्शियल से, तो इसका मतलब उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो E1 की सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी E3 और E5 की बराबर। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? चलिए अब देखते हैं। अब देखो यहां पर दो बल्कि ग्रुप के बीच में थीटा कितना है, 60 डिग्री। दो बल्कि ग्रुप के बीच में थीटा कितना है, 60 डिग्री। जब दो बल्कि ग्रुप के बीच में थीटा 60 डिग्री होता है, मतलब स्टैगर्ड फॉर्म में दो बल्कि ग्रुप के बीच में थीटा 60 डिग्री होता है, तो उस फॉर्म को बोलते हैं गॉच फॉर्म। क्या बोलते हैं, गॉच फॉर्म। यानी कि E2 और E6 की एनर्जी बराबर होगी और ये क्या कहलाएगी, गॉच फॉर्म। बल्कि आमने सामने रिपल्शन बिल्कुल मिनिमम हो गया, एनर्जी बिल्कुल मिनिमम हो गई, इसको बोलते हैं एंटी। क्या बोलते हैं, एंटी। तो इसका मतलब E1 की सबसे ज्यादा E3 E5 की बराबर, फिर उससे कम E2 और E6 की बराबर, और सबसे कम एनर्जी जो होती है वो E4 की होती है।
इसका मतलब स्टेबिलिटी अगर ऑर्डर देखें तो स्टेबिलिटी में उल्टा लिख दो, E4 की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, फिर E2 E6 की बराबर, उससे कम E3 बराबर E5 और सबसे कम E1। इससे कंक्लूजन ये निकला कि एंटी फॉर्म जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद गॉच, उसके बाद पार्शियल एक्लिप्स्ड और सबसे कम स्टेबल परफेक्ट एक्लिप्स्ड। सबसे कम स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है? परफेक्ट एक्लिप्स्ड। ठीक है, चलिए अब इस पे एक हम लोग बना ही लेते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर तो एनर्जी, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है रोटेशनल एंगल को, रोटेशनल एंगल। अब रोटेशनल एंगल अल्फा होता है, ठीक है, रोटेशनल एंगल अल्फा होता है। ग्राफिकली देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ अल्फा 0 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री और 300 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा तो परफेक्ट एक्लिप्स्ड बनेगा, परफेक्ट एक्लिप्स्ड बनेगा, है ना? क्या बनेगा? परफेक्ट एक्लिप्स्ड बनेगा। और जब 60 डिग्री होगा तो गॉच फॉर्म आएगी। 120 पे पार्शियल एक्लिप्स्ड बनेगा। 180 पे सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म बनती है आंटी फॉर्म। फिर 240 पर बताइए, देखते हैं 240 पर क्या बना था। फिर हमारा पार्शियल एक्लिप्स्ड बनेगा और फिर 300 पर गॉच फॉर्म आएगी और फिर 360 पर फिर हमारा, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए थीटा जब भी 0 डिग्री, थीटा कह रहा हूं, रोटेशनल एंगल अल्फा जब भी 0 डिग्री और 360 डिग्री होगा तो कौन सी फॉर्म आती है? परफेक्ट एक्लिप्स्ड। अल्फा जब भी हमारा 60 डिग्री और 300 डिग्री होगा तो गॉच फॉर्म आएगी। अल्फा जब भी हमारा 120 डिग्री और 240 डिग्री होगा तो पार्शियल एक्लिप्स्ड, और अल्फा जब भी हमारा 180 डिग्री होगा तो एंटी फॉर्म। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है? एंटी, उसके बाद गॉच के बाद गॉच से कम पार्शियल एक्लिप्स्ड और सबसे कम परफेक्ट एक्लिप्स्ड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए
स्टैगर्ड एक्लिप्स में ज़्यादा स्टेबल कौन? स्टैगर्ड। गॉच आंटी में आंटी, गॉच आंटी में आंटी, तो गॉच आंटी में आंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि इस तरीके से CH3 CH CH3 CH2 और CH3, ठीक है, बोला इसका स्टेबल कॉन्फर्मर ड्रॉ करो, स्टेबल कॉन्फर्मर ड्रॉ करो। तो देखो ये बनाया हमने फ्रंट इस तरीके से, और ये बनाया हमने बैक। ये फ्रंट मान लिया और इसे बैक मान लिया, वन को फ्रंट मान लिया, और ये 2 हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप। अब बैक वाले में 1 हाइड्रोजन है और 2 CH3, तो CH3 के सामने CH3 आएगा, बल्कि के सामने बल्कि, क्योंकि एंटी फॉर्म बनानी है। अब बाकियों को तो हमें यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म बनानी? एंटी फॉर्म। ऐसे ही सवाल नंबर दूसरा, CH3 CH CH2 CH3, फिर यहाँ पर CH CH3 और ये भी CH3। अब जैसे मैंने आपको बताया, बल्कि के सामने बल्कि लगाओ। अब यहाँ पहला बल्कि देखो, ये फ्रंट, ये 1 और ये 2, ये फ्रंट मान लो और ये बैक मान लो। तो एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, और एक H लगेगा, सॉरी, है ना, एक H लगाया। अब बल्कि के सामने बल्कि, CH2 CH3, ठीक है। अब CH3 दूसरे बल्कि के सामने बल्कि, और यहाँ पर H। तो इस तरीके से एंटी फॉर्म हमने बना दी। ठीक है, एंटी फॉर्म हमने इस तरीके से बना दिया। अब देखिए, यहाँ पर ये CH2, ये CH2, अब यहाँ पर मैं Z बना रहा हूँ और यहाँ पर Z। अब Z, एक Z तो मान लो OH है, और दूसरा Z जिसको हम लोग Z डैश बोल रहे हैं, वो मान लो फ्लोरीन, OH, CHO, COOH, OR, इनमें से कोई भी ग्रुप होता है, इनमें से कोई भी ग्रुप होता है तो उसमें जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनती है वो गॉच फॉर्म बनती है। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। किसकी वजह से? H बॉन्डिंग की वजह से। देखिए, ये फ्रंट मान लिया, ये बैक मान लिया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर OH, H और H। अब यहाँ मान लो ये Z की जगह पर ये ऐसा मॉलिक्यूल है CH2OH, और ये भी CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो यहाँ पर ये OH, ये H और ये H, एक तो ये गॉच बनेगी। आंटी फॉर्म बना के देखें तो आंटी ऐसे बनेगी, OH के ठीक सामने OH, बल्कि के सामने बल्कि, हल्की 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 हल्की। तो ये हो गया एंटी फॉर्म, ये हो गया गॉच फॉर्म, ठीक है। तो अब इनके बीच में जो ये इंटरेक्शन होगा इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। अब हाइड्रोजन बॉन्ड आने से क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड आने से अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, रिपल्शन डिक्रीज हो गया, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो अब यहां पर याद रखना है, एक्लिप्स स्टैगर्ड में ज्यादा स्टेबल कौन? स्टैगर्ड। गॉच आंटी में आंटी, हाइड्रोजन बॉन्ड गॉच, हाइड्रोजन बॉन्ड गॉच, ठीक है। एक्लिप्स स्टैगर्ड में ज्यादा स्टेबल कौन? स्टैगर्ड। गॉच आंटी में आंटी, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड आया तो गॉच, हाइड्रोजन बॉन्ड आया तो गॉच। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, आज हम लोग कॉन्फर्मर
आइसोमर्स का पहला लेक्चर यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चंस लेके आएंगे और आगे की बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।